ठंड में गरीब बहू का पेड़ घर ससुराल। हे भगवान, लकड़ियां कितनी कठोर हैं। अरे कट भी नहीं रही जल्दी से। सब लोग जल्दी जल्दी कीजिए, सूरज भी डूब रहा है। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा हो जाएगा। हमें उससे पहले ही जड़ों को साफ करना होगा। तभी चिंकी सोनू भूखी शक्ल से जंगल के किसी भाग से कुछ अंडे उठाकर ले आते हैं। माँ देखो मुझे क्या मिला, इतने सारे अंडे, मुझे भूख लगी है, इसे बना दो ना। सीमा देखती है कि वो अंडे किसी सांप के हैं। हे भगवान, ये तो किसी विशाल सांप के अंडे लगते हैं। लगता है इस जंगल में कोई विशाल सांप है। भाभी आप देख नहीं रही हो इस जंगल में कितने पुराने पेड़ हैं, इनकी जड़ें कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं, मगर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है यहाँ रहने के सिवा। ऐसा बोलकर सब पेड़ों के घने जड़ों को खुरपी से खोदने लगते हैं, मगर आखिर परिवार वालों की ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो इन्हें इस कदर अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने घने जंगल के अंदर पेड़ों में ठिकाना बनाने का विचार किया है। जहां दिसंबर के कड़ाके की ठंड में गरीब बहू सीमा के बुजुर्ग सास ससुर नंद छोटे छोटे मासूम बच्चे सब अंदर बैठे थे, दीवार के टूटे पुराने जड़ों से बर्फीली हवा घर के अंदर घुस रही थी। ऐसे में गरीब ससुराल वाले अपने हाथ पैर सिकोड़ कर बैठे थे। ओह माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है। हे राम जी, ये एकदम से रातों रात ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। घर के अंदर भी थोड़ी गर्माहट महसूस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कितनी बार कहा था सुधीर बेटा, घर की मरम्मत करवा ले, घर की मरम्मत करवा ले, लेकिन सुधीर मेरी बात सुने तब तो। माँ, मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। एक तो ये सर्दियों का मौसम है, घर का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा। घर कहाँ से पक्का करवाऊं? जुगाड़ में लगा पड़ा हूं, थोड़े दिन ठहर जाऊं, करवा दूंगा। अरे भाग्यवान, एक अकेले कमाने वाले की जान लोगी क्या? हाँ, परिवार बड़ा है और फिर इस घर को भी तो बने कोई जुग जमाना हो गया। कच्चे ईंट मिट्टी का घर है और फिर हम गरीबों के लिए कोई सा भी मौसम कौन सा सुख भरा होता है। हमें तो हर मौसम में कष्ट उठाना ही पड़ता है। ऐसा बोलते हुए परिवार के मुखिया बूढ़े बुधन की आंखों में आंसू भर आते हैं। गरीब परिवारों के अंदर की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनके लिए सर्दियों का मौसम चुनौतियों से भरा होता है। सब लोगों को कांपते ठिठुरते देखकर सीमा से रहा नहीं जाता और घर की बहू आधी रात को बाहर निकल जाती है। अरे बहू, तू इतनी ठंड के मौसम में बाहर कहाँ जा रही है? सर्दी लग जाएगी। माँ जी, मैं आग जलाने का जुगाड़ कर रही हूँ, वरना तो इतनी ठंड के मौसम में इस तरह रात काटना नामुमकिन है। लेकिन भाभी, लकड़ियाँ मिलेंगी कहाँ? इतनी सर्दियों का मौसम है और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सभी के घरों में हीटर है। लकड़ियों का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता। जानती हूँ यहाँ लकड़ी नहीं मिलेगी, पर जंगल में तो मिलेगी। मैं वहां से लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। इतनी रात में? अच्छा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चारों तरफ बर्फीली धुंध छाई हुई थी। दोनों ठिठुरते हुए लालटेन लेकर जंगल में आती हैं और जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठी करने लगती हैं। तभी ननद लकड़ी चुनते चुनते पेड़ों की जड़ों के पास पहुंच जाती है, जहां लकड़बग्घे और उसके बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखकर डर के मारे अनीता के हलक से आवाज नहीं निकलती। भाभी भागिए, पेड़ों की जड़ों में खूंखार लकड़बग्घे सो रहे हैं। अगर जाग गए तो हमारी बोटी नोच डालेंगे। चलो, वैसे भी जरूरत के लायक लकड़ी जमा हो गई है। दोनों नंद भाभी जंगल को पार करके जैसे अपने झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचती हैं, तो अनीता गहरी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है आज तो बाल बाल बच गए, वरना लकड़बग्घा हमें नोच कर खा जाता। सीमा अंगीठी में आग जलाती है। अब जाकर शरीर को थोड़ी गर्माहट मिली है, वरना हाथ पैर तो बर्फ जितने ठंडे पड़ गए थे। हाँ, मगर हम गरीबों को राहत भी तो तभी तक है जब तक कि आग जल रही है। थोड़ी देर में ये अंगीठी की आग भी ठंडी पड़ जाएगी और फिर हम लोगों का ठंड के मारे दोबारा से बुरा हाल हो जाएगा। यह सुनकर बहू सीमा कुछ जुगाड़ लगाती और कहीं से थोड़ा सूखा भूसा लाकर आग के ऊपर रख देती है। माँ जी, बाऊ जी, अब हम सब लोग आज की रात आराम से सो सकते हैं। ये भूसी की आग रात भर सुलगती रहेगी, जिससे घर में गर्माहट पैदा होती रहेगी। बाकी सुबह तो धूप निकल ही जाएगी। सच कहूँ तो बहू, तुझे देखकर हम खुद को बड़े भाग्यशाली समझते हैं जो तुझ जैसी सोने सी बहू मिली है। हमें हर मुसीबत, हर दुख का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती है। लेकिन कभी कभी तेरे लिए बड़ा दुख भी लगता है। जब से शादी करके आई है तो दुख में ही जिंदगी गुजर गई। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप लोग मेरा परिवार और मेरी हिम्मत हैं। देखना, एक दिन सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाएंगे।
इसी सीमा और उसके गरीब ससुराल वालों का ठंड में मुश्किलों भरा सफर जारी था। देखते ही देखते ठंड का मंजर गरीब ससुराल वालों पर कहर बनकर टूट जाता है। काम बंद हो जाने की वजह से दिक्कत परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब दाने दाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में बर्फीली आंधी तूफान में उनकी छप्पर भी उड़ जाती है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उनके घर के अंदर और उनके शरीरों पर अंगारों की तरह गिरने लगते हैं। हे भगवान, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं और ऐसे में हमारी छत भी टूट गई। भगवान को भी हमारी दशा पर तरस नहीं आ रहा, जो वह एक के बाद एक हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले खाने के लाड़े पड़े थे, अब घर भी छिन गया। इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे। तभी सीमा को घर की दीवारें हिलने का आभास होता है। माँ जी, बाबूजी, हमारा घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमारे घर की दीवारें कच्ची हो चुकी हैं। सब लोग बाहर चलिए। जैसे ही गरीब ससुराल वाले झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी झोपड़ी तूफान से मलबा बन जाती है। सब लोग लाचार हो जाते हैं। हे भगवान, मैं तो एक छत भी ठीक नहीं करवा पा रहा था, अब तो पूरा का पूरा घर टूट गया। कहाँ लेकर जाऊं अपने परिवार को। मैं कोई भी कर्तव्य नहीं निभा पा रहा, ना ही अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, ना ही अच्छा भाई, ना पति, ना अच्छा पिता। अरे मुझ जैसा इंसान को डूबकर मर जाना चाहिए। अजी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। घर ही तो टूटा है, हम सब लोग तो सही सलामत है ना। जान है तो जहान है। चलिए सब लोग उस जंगल में चलते हैं। पूरा परिवार जंगल में आकर बैठ जाते हैं। चारों तरफ विशाल बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी जड़ें खोखली हो गई थी। तभी एक जंगल से हरियाली घास खाते और उछलते हुए खरगोश उस पेड़ की जड़ों के अंदर घुस जाता है। इधर जैसे जैसे शाम ढल रही थी, जंगल का वातावरण और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। माँ, जोर की ठंड लग रही है, घर चलो ना चलते हैं। अरे मेरे पोते, आजा, दादी की गोदी में आ, मैं तुझे शॉल उड़ा लेती हूँ। अब तो इस सर्दी के मौसम में हम सबकी मैयत होकर रहेगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने लिए घर बनाएंगे, वो भी इन पेड़ों में। गौर से देखिए, इनकी जड़ें और तने कितने बड़े हैं। इसमें हम आसानी से रह सकते हैं और पेड़ की जड़ जमीन तक जाती है। वहाँ गर्माहट सबसे ज्यादा होती है। बस हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता बहू। हम अपने परिवार के लिए इस पेड़ों की जड़ों में घर बनाएंगे। अब सभी औरतें जमीन को खोदना चालू करती हैं और ससुर और पति जंगल से लकड़ियां काटने लगते हैं और बच्चे खेलते खेलते सांप के अंडे उठा ले आते हैं। कुछ ही देर में पेड़ के अंदर गरीब ससुराल वाले जुगाड़ से रहने का प्रबंध कर लेते हैं और एक पेड़ की जड़ों में रसोई और बाकी 2 पेड़ों में रहने लगते हैं, जिसमें से एक में सास ससुर नंद और दूसरे में बहू पति और उनके बच्चे रहते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। जैसे तुमने हमारे लिए घर बनाया, खाना भी बना दो ना। बच्चों, कल सुबह खाना खा लेना। देखो बहुत रात हो गई है, अब तक तो बाहर जंगली जानवर भटकने लग गए होंगे। अजी, आप परेशान मत होइए। मैंने हमारे पेड़ वाले घर के बाहर से सूखे पत्ते इकट्ठे करके जला दिए हैं। उसे जानवर हमारे घर के पास नहीं आएंगे। सुबह होते ही सीमा जंगल में खाने पीने की चीज तलाशने लगती है, जहाँ उसे एक अंजीर का पेड़ मिलता है, जिससे वह अपने परिवार वालों के लिए ले आती है और सभी उससे पेट भरते हैं। अरे वाह, ये फल तो कितने मीठे हैं। अब जाकर भूख शांत हुई है, वरना तो जान निकल रही थी। हाँ, मगर बिना चाय के दिन अधूरा सा लगता है। थोड़ी चाय और मिल जाती तो इस पेड़ वाले घर में अपने घर जैसा एहसास आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी। हमें जंगल के हिस्से में हम खेती कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। सर्दियों का सीजन है, ऐसा करते हैं हम सरसों, पालक, साग, धनिया, इन सब चीजों की खेती कर लेते। इससे हम अपने परिवार के खाने का बंदोबस्त भी कर लेंगे और फसल को बेचकर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। अब सारे ससुराल एक साथ जंगल के खाली हिस्से को खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़े दिनों में बहुत ही हरी हरी साग उग जाती है, जिसे बेचकर सर्दी के मौसम में गरीब ससुराल वालों का गुजारा आसान हो जाता है। अनीता, हमारा इस साल ठंड का मौसम बाकी सालों की तुलना में कितना अच्छा गया ना। भले हम पेड़ के अंदर अपना आसरा बनाकर रह रहे हैं, लेकिन हम कितना खुश हैं। हाँ, सच कहा भाभी। और वैसे भी जिंदगी में सब किसी को सारी सहूलियत थोड़ी ना मिलती है। कितनी ठंड हो रही है। अब मैं क्या करूं, अपनी ठंड को दूर कैसे करूं? संध्या अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे अपनी रजाई में सुला लो। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं कैसे अपनी रजाई में सुला लूं तुम्हें? अगर मैंने तुम्हें सुला लिया तो मुझे रात भर ठंड लगेगी। तो मेरे पास से चली जाओ और मुझे चैन की नींद सोने दो। संतोषी के ऐसा कहने पर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने छोटे भाई के पास जाती है। सुनो वरुण, मुझे अपनी रजाई दी तो सोने के लिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास रजाई में जगह नहीं है।
सिंगल पर्सन के लिए रजाई है। अगर आपको ठंड लग रही है तो एक काम करो, चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। मैं तो अपनी रजाई नहीं देने वाला। वरुण भी मना कर देता है। संध्या को बहुत ठंड लगती है। उसकी ठंड रुकने का नाम ही नहीं लेती। आखिर में वो अपने भैया भाभी के पास जाती है। भैया भाभी, मुझे अपना कंबल दे दो ओढ़ने के लिए, ठंड लग रही है। अगर हमने तुम्हें कंबल दे दिया तो हम पूरी रात ठंड में कैसे गुजारा करेंगे? हाँ संध्या, हमारे पास भी तो नहीं है ना रजाई, तुम चादर ओढ़ कर सो जाओ। भैया भाभी की यह बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है। आखिर में उसे कोई रजाई नहीं देता। वो ठंड से कांपती हुई चादर लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसमें भी ठंड लगती है। क्या करूं, मैं बहुत डर लग रही है। उफ, ओए 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 ठंड। संध्या आंगन से कांपते हुए थोड़ी सी लकड़ियां उठाकर लाती है और उन्हें अपने पास जलाने लगती है। थोड़ी सी राहत मिली है, अब थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ। संध्या आग जलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ियां भी कितनी देर जलती, वो भी कुछ देर बाद बुझ जाती हैं और सारी रात संध्या कराहते हुए निकालती है। ऐसा भी क्या हो गया था जो उस बेचारी की परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी? चलिए नंद भाभी की कहानी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया माँ जी, मेरा इस घर में इतने प्यार और प्रेम से गृह प्रवेश करने के लिए। आज से तुम इस घर की बहू हो। बहू, अब से ये घर तुम्हारा भी हुआ। सुनो संध्या, जरा अपनी भाभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तुम्हारी भाभी लंबा सफर करके आई हैं, भूख लगी होगी। नहीं माँ, नहीं, मैं रजाई के बाहर नहीं आऊंगी, बहुत ठंड हो रही है। लेकिन अभी तो सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है ननन जी, आपको इतनी ठंड लग रही है। आपको क्या पता मुझे कितनी ठंड लग रही है। देखो, जो काम है अपने आप कर लो, मुझे बिस्तर से निकलने के लिए मत कहो। अरे इसका भी कुछ नहीं हो सकता। बहू तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। संतोषी अपनी बहू के लिए कुछ खाने को लाती है। इधर संध्या का यह बर्ताव स्मृति को थोड़ा अजीब लगता है। धीरे धीरे रात होती है। रात के समय स्मृति अपने कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पास मात्र एक कंबल है। कितनी ठंड हो रही है, हमारे कमरे में सिर्फ एक कंबल ही है। स्मृति कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके नंद के बिस्तर पर 4 रजाई एक साथ रखी होती हैं। एक साथ 4 रजाई? एक रजाई इसमें से ही ले लेती हूँ। स्मृति रजाई उठाती है और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी संध्या आती है और अपनी भाभी को रजाई ले जाते हुए देखकर फौरन उनसे अपनी रजाई छीन लेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रजाई ले जाने की? ननन जी, मैं तो सिर्फ एक ही रजाई लेकर आ जा रही थी ना। आपके पास तो पहले से ही 3 रजाई और रखी हैं। देखो, मुझे सर्दी बहुत लगती है भाभी, मैं हर सर्दियों में 4 रजाई ओढ़ कर सोती हूँ। आप जरा सोचो, मेरी रात कैसे बीतेगी बिना रजाई की। मेरी रजाई छोड़ दो और किसी और से मांग लो। संध्या रजाई लेकर अपने बिस्तर पर आती है और 4 रजाई एक साथ ओढ़कर सोती है। ए भगवान, कैसी ननद है मेरी, एक साथ 4 रजाई ओढ़कर सो रही है और यहाँ मेरे पास सिर्फ पतला सा कंबल ही है। मुझे माँ जी के पास जाकर उनसे रजाई मांगनी चाहिए। स्मृति अपनी सास के पास जाती है और उनसे रजाई मांगती है। क्या बताऊं बहू, इस घर में तुम्हारी ननद की 4 रजाई हटाकर 2 रजाई हैं, जिसमें से एक तो तुम्हारे देवर के पास है और एक हम बूढ़े लोगों के पास। अगर मैं तुम्हें एक रजाई दे दूं तो पूरी रात मैं और तुम्हारे बाबूजी ठंड से परेशान रहेंगे। रही बात तुम्हारी ननद की, तो वो तो हर सर्दी में 4 रजाई ओढ़कर ही सोती है। 4 रजाई एक साथ? अजीब बात है माँ जी, किसी के पास एक रजाई भी नहीं है और किसी के पास 4 रजाई। क्या ही बताऊं बहू, तुम्हारी ननद को तो ऐसी ही आदत है 4 रजाई ओढ़कर सोने की। संतोषी के ये बोलने के बाद स्मृति वापस अपने कमरे में आ जाती है। उसे रात को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। कंबल के साथ वो एक चद्दर भी लगा लेती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ठंड लगती है। दोपहर में तो देखी जाए, लेकिन सुबह शाम तो बहुत ठंड होती है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? अपनी शादी के पहले दिन ही स्मृति को रात के समय थोड़ी सी लकड़ियां लाकर अपने कमरे में जलानी पड़ती हैं। थोड़ी सी आग जला दूंगी तो कमरे में गर्माहट हो जाएगी, इसी के चलते सोने में आसानी होगी। आग जलाने के बाद थोड़ी सी गर्माहट हो जाती है और स्मृति की आंख लग जाती है। लेकिन जब आग बुझ जाती है तो रात भर स्मृति ठंड से कांपती रह जाती है। अब रात में ठंड से कंपना और अगले दिन घर के सारे पानी के काम करना स्मृति को बहुत थका देता है और उसे बहुत ठंड भी महसूस होती है। कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो हाथ पैर सब सुन्न हो गए। ठंड में पानी में काम में भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मेरी ननद कितनी कामचोर है, जरा भी काम में हाथ नहीं बटा सकती। इस तरह स्मृति धीरे धीरे ठंड से परेशान होकर बीमार पड़ने लगती है। कभी उसे बुखार हो जाता है तो कभी खांसी जुकाम होने लगता है। आच्छू, आच्छू। बहू, तुम तो रोजाना ही बीमार हो जाती हो।
सारी रात ठंड में ठिठुरती रहती हूँ माँ जी। अगर एक रजाई होती तो शायद इतनी जल्दी जल्दी बीमार ना होती मैं। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें एक रजाई लेकर दूंगी। स्मृति के ससुराल में सब लोग सही होते हैं, लेकिन अब उसको अपनी नंद खटकने लगती है। एक दिन उसकी नंद अपनी 4 रजाई आंगन में रस्सी के ऊपर टांग देती है और खुद धूप सेकने छत पर चली जाती है। अच्छा तो ये बात है, आज मेरी ननद ने अपनी 4 रजाई रस्सी पर टांग दी धूप लगने के लिए। रोजाना मैं ही सर्दी में क्यों मरती हूँ, आज मैं भी दिखाती हूँ कि रात भर एक कंबल में सोने के बाद हालत कैसी होती है। स्मृति ऐसा सोचकर बाल्टी में पानी लेकर आती है और 4 रजाई पर बारी बारी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है, जिसकी वजह से सारी रजाइयां गीली हो जाती हैं। अब देखती हूँ कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। ऐसा करने के बाद वो अपने कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। शाम के वक्त संध्या को फिर से ठंड लगती है और वो अपनी रजाइयां लेने आंगन में आती है तो वो देखती है कि सारी रजाई गीली हो चुकी हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी 4 रजाई गीली कैसे हो रखी है? वो अपनी माँ और अपनी भाभी से पूछती है, लेकिन वो उसे कह देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। मैं तो आज सारा दिन ही घर से बाहर थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये सब कैसे हुआ। ननन जी, मैं तो सारा समय आपके सामने ही काम कर रही थी, आप तो सारा दिन मुझे देख ही रही थी, फिर मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मैंने ये सब नहीं किया। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, रात को मुझे सोने में बहुत मुश्किल होगी। अब क्या करूँ? बहुत ठंड हो रही है, थोड़ी लकड़ियां जलाकर सो जाती हूँ। संध्या ऐसा सोचकर लकड़ियां जलाती है और सो जाती है, लेकिन रात में थोड़ी ही देर बाद लकड़ियां अपने आप बुझ जाती हैं और उसे बहुत ठंड लगने लगती है। वो सोते हुए भी कपकप आ रही होती है। अचानक स्मृति की आंखें खुलती हैं और वो अपनी नंद को आकर देखती है। ननन जी की हालत तो खराब हो गई है, इन्हें अपना ही कंबल लाकर दे देती हूँ। स्मृति अपना कंबल लाकर संध्या को उड़ाती है। तभी संध्या की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी भाभी को देख लेती है। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ननन जी, अब आपको एहसास हुआ कि जब मैं एक कंबल में सोया करती थी तो मेरी क्या हालत होती थी? ये सुनकर संध्या रोने लगती है। अब उसे कंबल में थोड़ा अच्छा लगता है। वो कंबल में आराम से सो जाती है और इधर स्मृति रात भर ठंड में चादर ओढ़कर सोती है। अगले दिन संध्या समय पर उठकर सारी रजाइयां धूप में सुखा देती है। वो सुबह से शाम तक किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन शाम के वक्त वो अपनी 4 रजाई में से 2 रजाई भैया भाभी को दे देती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है भाभी, मैंने जो किया गलत किया। आपको रात को बहुत ठंड लगती होगी, मैं 2 रजाई में अपना गुजारा कर लूंगी। ये 2 रजाई आप अपने पास रख लो। इस तरह संध्या समझ जाती है और उसकी भाभी को वो अपनी रजाई दे देती है। उसके बाद अब स्मृति के पास भी रजाई होती है और वो ठंड में अपना गुजारा आराम से कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी 4 रजाई ओढ़ने वाली नंद की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।